मथुरा में कांग्रेस का चिंतन शिविर चल रहा है। राहुल गांधी इस वक्त संबोधन उनका चल रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। मुझे उत्तर प्रदेश में आकर आज काफी खुशी हो रही है और यहां आने से पहले मैं मंदिर में गया तो वहां भी काफी अच्छा लगा मुझे। अभी खत्री जी ने अपने भाषण में सेना का शब्द इस्तेमाल किया था। उन्होंने कहा कि मिस्त्री जी सेना के सामने थे और सेना को जब लाठी लग रही थी तो मिस्त्री जी को भी लाठी लगी और उन्होंने कहा कि सेना के साथ सेनापति को खड़ा होना चाहिए और यह बिल्कुल सही बात है। मगर हर व्यक्ति की या हर राजनेता की व्यू आस्ते 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 बदलती है और मेरी व्यू में भी जैसे आप सबकी व्यू में आस्ते 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 बदलाव आता है। इतनी जल्दी नहीं आता है मगर आस्ते आस्ते आता है। पहले मैं आपको सेना जैसे देखता था। मेरी सोच थी कि यह हमारी सेना है और इस सेना को उत्तर प्रदेश में लड़ना है और इस सेना में सेनापति हैं, जनरल्स हैं, सोल्जर्स हैं, अलग अलग लोग। और मेरी सोच थी कि भाई अगर सेना में कोई अच्छा काम नहीं कर रहा है तो दूसरे व्यक्ति को उसकी जगह डाला जा सकता है। तो ये मेरी मैं कांग्रेस पार्टी को इस प्रकार से देखता था। मगर मुझ में कुछ महीने पहले थोड़ा सा बदलाव आया। अब मैं आपको सेना जैसे नहीं देखता हूं। अब मैं आपको अपने परिवार जैसा मानता हूं। और जैसे जब मैं छोटा था पापा कुछ कहते थे और कभी कभी मैं उस बात को मानता था, कभी कभी मैं नहीं मानता था। मगर मैं 12 साल का, 5 साल का, 10 साल का, जो भी मेरी एज हुआ करती थी, जब मैं कुछ बोलता था पापा के पास शक्ति थी, पावर थी मुझे चुप कराने की, मगर वो मेरी बात सुनते थे। और पापा के पास पावर थी मगर मैं भी उनकी बात सुनता था, बातचीत होती थी। तो इस प्रकार से जो मेरी व्यू पॉइंट शिफ्ट हुआ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि चाहे इस टीम में हमें कोई अच्छा लगे या ना लगे, परिवार में सब है और हम उसको बाहर नहीं कर सकते। मतलब हमें अपने परिवार में फेयरनेस लानी है, जरूर लानी है, शांति लानी है, भाईचारा लाना है। मगर कांग्रेस के थिंकिंग के जो लोग हैं, जो कांग्रेस का परिवार है, जिसके दिल में कांग्रेस पार्टी है, उसको हम अपने परिवार से हटा नहीं सकते। चाहे हमने उसको बाहर भी फेंक दिया, वो तब भी हमारा ही है। तो इन दो व्यू पॉइंट्स में काम करने का तरीका बदल जाता है। एक व्यू पॉइंट में सेनापति ने काम नहीं किया तो दूसरा सेनापति उठाओ, डालो और पहले सेनापति को कहो भैया आप फेल हो गए, आप परे हो जाइए। मगर अगर आप परिवार के जैसे देखोगे तो आपको यह कहना पड़ेगा, देखिए ये जो काम है ये आपसे नहीं हो रहा है, हम ये काम किसी और से करवा लेंगे।
मगर आप में जो शक्ति है वो हमें लगता है कि इस काम में प्रयोग हो सकती है, तो आप आके इधर आइए। तो मेरा कहना है कि सही आदमी को सही काम में डालना है और जो हमारे लोग हैं उन सबकी इज्जत करनी है। मैं सोचता हूं कि अगर इस प्रकार से हमने काम किया तो हमारी विचारधारा फैलेगी। मैं एक बात को तो 100% मानता हूं कि अगर हम आपको थोड़ा सा ऐसे खुरचेंगे, यहां पे ऐसा एक व्यक्ति नहीं निकलेगा जिसके खून के अंदर कांग्रेस पार्टी का डीएनए नहीं। अब यह जरूर बात है कि कोई उस बात पे फोकस कर रहा है, कोई उस बात पे फोकस नहीं कर रहा है, तो उस भावना को, उस डीएनए को जगाने का काम इस संगठन का है और मेरा है और आप सबका है। और मैं आपको कहता हूं, यहां खत्री जी ने कहा, यहां हम चौथे नंबर की पार्टी हैं, मगर उत्तर प्रदेश में हम पहले नंबर की विचारधारा है। और अगर हमने सिर्फ अपनी विचारधारा पकड़ ली, यहां पे हम चुनाव, ये परिवार उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतेगा। मुझे भाषण देना था तो मेरे ऑफिस में एक लड़का है, मेरे लिए थोड़े मतलब पॉइंट्स नोट करता है भाषणों के लिए। तो आज के भाषण ने थोड़ा यूएस एजुकेटेड है, आज के भाषण में उसने मुझे एक कहानी दी स्टीव जॉब्स के बारे में। स्टीव जॉब्स को आप जानते होंगे, एप्पल के जो चीफ थे। जब मैंने वो देखा, मैंने सोचा भाई एप्पल की मैं यहां कैसे बात करूंगा, वो नया है, मैं यहां पे एप्पल की बात करूंगा, कोई लोग सोचेंगे सेब की बात हो रही है, कोई लोग सोचेंगे अमेरिका की बात यहां क्यों कर रहा है, कोई लोग सोचेंगे कंपनी की बात क्यों कर रहा है। तो मैंने सोचा मैं उसका प्रयोग नहीं करूंगा, मगर कहानी अच्छी थी तो मैं आपको बता देता हूं। किसी ने स्टीव जॉब्स से पूछा कि भाई आपकी जो कंपनी है पहले खत्म हो गई थी, कुछ थी नहीं, बची नहीं, इसको आपने खड़ी कैसे की, खड़ी कैसे हुई है। आजकल अगर आप ये देखिए, आरपीएनजी फोन पकड़े हैं, ये एप्पल का फोन है, संजय सिंह की जेब में भी एप्पल का फोन है, तो ये आपने खड़ी कैसे की। तो उन्होंने एक कहानी बताई। उन्होंने कहा कि जब मैं छोटा था, मेरा एक पड़ोसी हुआ करता था और वो बुजुर्ग से थे, तो मैं उनके यहां जाके खेलता था। और एक दिन उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। तो स्टीव जॉब्स जी गए और पड़ोसी ने, वो अपने हाथों से काम करता था, उन्होंने स्टीव जॉब्स को एक मोटर दिखाई और मोटर के पास एक ड्रम सा था। तो उसने स्टीव जॉब्स को पत्थर दिखाए, 20-25 पत्थर अलग अलग शेप के, और उन्होंने कहा देखो मैं तुम्हें जादू दिखाता हूं। 6-7-8 साल का था बच्चा स्टीव जॉब्स। तो उसने उसमें मोटर में ये पत्थर डाल दिए और मोटर ऑन कर दी और फिर कहा ठीक है अब तुम घर जाओ। तो स्टीव जॉब्स ने कहा भाई ये क्या जादू हुआ, तुमने मोटर दिखा दी, तुमने मोटर चालू कर दी, तुमने कहा घर चले जाओ। तो उसने कहा नहीं नहीं नहीं, इस जादू में टाइम लगता है, अब कल सुबह आना। तो स्टीव जॉब्स आया अगले दिन और उसने कहा उससे कि मोटर को बंद करो, मोटर बंद की। उसने कहा ड्रम को खोलो, ड्रम को खोला, और फिर उसने कहा पत्थर निकालो। और स्टीव जॉब्स ने जब पत्थर निकाले तो वो सब के सब पत्थर एक ही शेप के हो गए थे और सब के सब पत्थर चमक गए थे। तो उसने, स्टीव जॉब्स ने उनसे पूछा भैया ये इसका मतलब क्या है। तो उसने कहा कि अगर आप सबको एक ड्रम में डाल दो और उनकी सही तरीके से वहां पे बातचीत करा दो
उनको अपनी जगह दे दो तो हर पत्थर के अंदर चमक होती है, वो चमक निकल आएगी। तो वही मैं चाहता हूं कि आप लोग करें। यहां पे अलग अलग विचारधारा है, ये आरएसएस नहीं। आरएसएस होता तो यहां पे मोहन भगवत जी आते, कहते भैया देखिए आसमान काले रंग का है, और अब सब कहते, सलूट करते, लाठी पकड़ते और कहते यस सर आसमान काले रंग का है। वो कांग्रेस पार्टी नहीं है। कांग्रेस पार्टी की चमक ऊपर से नहीं आती है, कांग्रेस पार्टी की चमक अंदर से बाहर की ओर निकलती है। और ये चमक, ये काम आप सब कर सकते हो, आपके अंदर है। सिर्फ खत्री जी, मिस्त्री जी, आप लोग डिस्कशन शुरू कराइए, बातचीत शुरू कराइए, एक दूसरे की बात कराइए, और इस टीम की उत्तर प्रदेश की जनता के साथ भी बात कराइए, मीटिंग्स कराइए, और देखिए यहां पे कौन सी पार्टी पावर में आती है। मेरे लिए उत्तर प्रदेश में, हिंदुस्तान में 2 जगह से आता हूं। जब कोई मुझसे पूछता है हिंदुस्तान में तुम कहां के हो, तो मैं कहता हूं इलाहाबाद और कश्मीर। तो मेरे यहां पे 2 घर हैं। जब भी मैं जम्मू कश्मीर जाता हूं मुझे लगता है कि मैं घर पहुंच गया, और जब भी मैं उत्तर प्रदेश जाता हूं तो मुझे लगता है कि मैं घर आ गया। तो मुझे दुख होता है कि जो हमारी विचारधारा है, जो आपकी विचारधारा है, जिसने इस देश को बनाया है, वो बाकी जगह मजबूत है, मगर हिंदुस्तान के दिल में वो कमजोर पड़ी हुई है। तो मैं चाहता हूं कि हम सब एक साथ, ये जो हमारा परिवार है, हमारी विचारधारा को एक बार फिर हिंदुस्तान के दिल में जीवित करें। और जिस दिन ये हिंदुस्तान के दिल में जीवित हो गई, उस दिन कांग्रेस पार्टी की विचारधारा फिर से हिंदुस्तान में खड़ी हो जाएगी। मेरी जितनी भी आपको जरूरत हो, यहां पे मुझे युवा चेहरे दिखाई दे रहे हैं, मिडिल एज चेहरे दिखाई दे रहे हैं, बुजुर्ग चेहरे दिखाई दे रहे हैं, एक्सपीरियंस भी है और ऊर्जा भी है, और एक्सपीरियंस लोगों में भी ऊर्जा है। सब कुछ है हमारे पास। मेरी जहां भी आपको जरूरत हो, 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 50 दिन, 100 दिन, जितनी भी यूपी को मेरी जरूरत है, जहां भी यूपी को मेरी जरूरत है, आप मुझे बुलाओ और मैं वहां हाजिर हूंगा और खुशी से हाजिर हूंगा। मोदी जी के बारे में थोड़ा सा कहना चाहता हूं। हां, देखिए, मोदी जी कांग्रेस पार्टी के विपक्ष हैं। मोदी जी कांग्रेस पार्टी को फोकस देते हैं। हमें अपनी विचारधारा के बारे में आरएसएस के लोग हमारी विचारधारा को जीवित करते हैं, क्योंकि जब हम उनको देखते हैं, जब हम उनका काम देखते हैं, तो फिर हम अपनी विचारधारा को पकड़ते हैं, क्योंकि उनकी विचारधारा के हम खिलाफ हैं। उनके बारे में थोड़ी चीजें कहना चाहता हूं। आए और वायदे किए। आप जानते हो 15 लाख रुपए हर एक हिंदुस्तान के नागरिक को मिलना था। बहुगुणा जी, मिला आपको 15 लाख रुपया? हाँ, आरपीएन मिला आपको? पैसा नहीं मिला और नहीं मिलेगा। किसान के बारे में कहा एमएसपी बढ़ा दूंगा, घबराओ मत, अच्छे दिन आएंगे।
और हिंदुस्तान में हर प्रदेश में किसान आत्महत्या कर रहा है। और मैं आपको बताऊं, जब मैं उनके पास जा रहा हूं, गाली दे रहे हैं मोदी जी को, क्रिटिसिज्म नहीं कर रहे, गाली दे रहे हैं सीधा। युवाओं को कहा अच्छे दिन आएंगे, रोजगार मिल जाएगा। एक युवा को रोजगार नहीं मिला। आर्मी वालों को कहा OROP हो जाएगा, 3 बार कहा हो गया हो गया हो गया, और अभी भी आर्मी वाले कह रहे भैया कहां हुआ, बताइए, दिखाइए, हमें ऑर्डर दिखाइए। तो जितना नुकसान मोदी जी अपना कर रहे हैं, शायद अगर हम सब मिल जाएं, हम उतना नुकसान नहीं कर सकते। हमें अपनी जगह बनानी है। मोदी जी जाएंगे नीचे, मगर जब वो नीचे जाएंगे, उस जगह में कांग्रेस पार्टी को घुसना है। ये हमारा काम है। तो आप मोदी जी पे जरूर अटैक कीजिए, मगर इस बात को मान के चलिए कि मोदी जी अपना ही अटैक कर रहे हैं, लगे हुए हैं अपने अटैक करने में। हाँ, बिल्कुल। कैसे हैं आप? हाँ। तो लड़ने का समय है। इस कमरे में लड़ने की शक्ति है। ये हमारा परिवार है। एक साथ हम लड़ेंगे। एक को लाठी पड़ेगी तो सबको लाठी पड़ेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत अच्छा लगा। तो मथुरा से कांग्रेस का ये चिंतन शिविर, जहां पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को आप सीधे यहां पर सुन रहे थे। कांग्रेस कार्यकर्ता जो हैं उनका उत्साह बढ़ाते हुए राहुल गांधी, इन्होंने कहा कि कांग्रेसी कार्यकर्ता जो हैं वो मेरी परिवार की तरह है, और कोई भी अगर परिवार में फेल होता है तो ऐसा नहीं होता कि उसको बाहर निकाल दिया जाता है, साथ ही रहता है वो परिवार के। और यही परिवार है यूपी में जो कि चुनाव जिताएगा। आपको बता दें कि 2017 पर नजर है और उसकी तैयारी अब अभी से यहां राहुल गांधी कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को, यूपी को जिस भी तरह से जहां भी मेरी जरूरत हो तो मैं उनके लिए हाजिर हूं। लेकिन इस बीच लगातार एक जबरदस्त कटाक्ष करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राहुल गांधी, कई ऐसी चीजें, कई ऐसी बातें जो इस दौरान यहां पर कही राहुल गांधी ने। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने जो वायदे किए थे अभी तक वो वायदे भी नहीं निभा पाए हैं। साथ ही साथ अपने कार्यकर्ताओं से, यहां पर नेताओं से पूछते हुए भी कि क्या जो वायदा किया था वो पूरा किया गया। और 15-15 लाख रुपए की जो बात थी, क्या आपके बैंक अकाउंट में आए हैं। साथ ही साथ 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर भी राहुल गांधी यहां पर कहते हुए नजर आए कि अभी तक बात जरूर की गई, लेकिन अभी तक लागू होता वो नजर नहीं आया, उस पर कुछ काम होता नजर नहीं आ रहा है। क्या कुछ कहा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किस तरह से कटाक्ष किया, ये सुनिए। मोदी जी कांग्रेस पार्टी के विपक्ष हैं। मोदी जी कांग्रेस पार्टी को फोकस देते हैं। हमें अपनी विचारधारा के बारे में आरएसएस के लोग हमारी विचारधारा को जीवित करते हैं, क्योंकि जब हम उनको देखते हैं, जब हम उनका काम देखते हैं, तो फिर हम अपनी विचारधारा को पकड़ते हैं, क्योंकि उनकी विचारधारा के हम खिलाफ हैं। उनके बारे में थोड़ी चीजें कहना चाहता हूं। आए और वायदे किए। आप जानते हो 15 लाख रुपए हर एक हिंदुस्तान के नागरिक को मिलना था। बहुगुणा जी, मिला आपको 15 लाख रुपया? हाँ, आरपीएन मिला आपको? पैसा नहीं मिला और नहीं मिलेगा। किसान के बारे में कहा एमएसपी बढ़ा दूंगा, घबराओ मत, अच्छे दिन आएंगे।
और हिंदुस्तान में हर प्रदेश में किसान आत्महत्या कर रहा है। और मैं आपको बताऊं, जब मैं उनके पास जा रहा हूं, गाली दे रहे हैं मोदी जी को, क्रिटिसिज्म नहीं कर रहे, गाली दे रहे हैं सीधा। युवाओं को कहा अच्छे दिन आएंगे, रोजगार मिल जाएगा। एक युवा को रोजगार नहीं मिला। आर्मी वालों को कहा ओआरओपी हो जाएगा, 3 बार कहा हो गया हो गया हो गया, और अभी भी आर्मी वाले कह रहे हैं भैया कहां हुआ, बताइए, दिखाइए, हमें ऑर्डर दिखाइए। तो जितना नुकसान मोदी जी अपना कर रहे हैं, शायद अगर हम सब मिल जाएं, हम उतना नुकसान नहीं कर सकते। और इसी पर हम रिएक्शन ले लेते हैं। हमारे साथ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन संबित पात्रा जुड़ चुके हैं। संबित, आपने सुना यहाँ पर कि क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी कटाक्ष करते हुए, क्या आपका रिएक्शन? आपने सारी बातें सुनी। राहुल गांधी राजनीतिक हम पा रहे हैं, बड़ा ही सर माफी चाहूंगी, आपकी आवाज जो है वो ठीक तरीके से नहीं पहुंच रही है। फिलहाल कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम यहाँ पर नजर आ रही है। लेकिन प्रियंका जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं कांग्रेस की ओर से। प्रियंका जी, ये कांग्रेस का चिंतन शिविर था या क्या था? हम देख रहे हैं यहाँ पर कि लगातार आप कटाक्ष ही करते जा रहे थे, ये कैसा चिंतन है जो हम अपने पदाधिकारियों को बता रहे हैं और उनके जरिए हम पहुंचाना चाहते हैं हर उस इंसान को जिन्होंने नरेंद्र मोदी पे भरोसा कर कर उनको वोट दिया था, और वोट करने के बाद जो जो वादे प्रधानमंत्री ने किए हैं उससे वो मुकरे हैं। देश को जानना जरूरी है, देश के हर इंसान को जानना जरूरी है कि एक ऐसे पहले प्रधानमंत्री होंगे जिन्होंने देश को ऐसा सपना दिखाया, और उनके सपने चूर होते होते हम देख रहे हैं पिछले 1.5 सालों में कोई एक ऐसा कदम नहीं होगा जो प्रधानमंत्री ने उठाया होगा अपने वादों को लेकर। काला धन हो, महंगाई हो, महिला सुरक्षा हो, ये जो जो ऐसे वादों के जरिए उन्होंने अपने इलेक्शन पे वोट मांगे थे उनको पूरा किया होगा। बिल्कुल प्रियंका जी, आप हमारे साथ बने रहिए। मेरे साथ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन संबित पात्रा जी भी जुड़ चुके हैं। संबित, आप रिएक्ट करना चाहेंगे कुछ? आपने प्रियंका की बातें भी यहाँ पर सुनी, और इससे पहले राहुल गांधी किस तरह से कटाक्ष कर रहे थे। देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस में बौखलाहट दिख रही है वो बड़ा स्वाभाविक है कि हार के पश्चात तमाम जगह 2014 में जिस प्रकार की उनकी हार हुई है, उसके पश्चात तमाम राज्यों में, चाहे मुंबई, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, झारखंड हो, वहां जैसी हार हुई। और उसके बाद हाल फिलहाल में मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक के निकाय चुनाव में जो हाल हुआ, टूसू और जेएनयू के चुनाव में जो हाल हुआ है, उसके बाद कांग्रेस से अब रहा नहीं जा रहा है। याद रखिए, कांग्रेस की वो हालत होती है जब वो सत्ता से च्युत हो जाते हैं, सत्ता से अलग हो जाते हैं, जैसे जल बिन मछली। हमेशा इनको सत्ता चाहिए, क्योंकि सत्ता के साथ धन जुड़ा होता है और भ्रष्टाचार के माध्यम से धन कमाने में माहिर होते हैं। ऐसे में जल बिन मछली वाली परिस्थिति में राहुल गांधी जी जो अनर्गल बोल रहे हैं, सत्ता पे भी संयम नहीं है, तो मुझे लगता है ये हिंदुस्तान की जनता देख रही है, और यही कारण रहा है, इस प्रकार के भाषणों का ही कारण रहा है कि राहुल गांधी अपने पार्टी को गर्त की तरफ लेके जा रहे हैं। प्रियंका जी, इतने बौखलाए हुए क्यों हैं आप? संबित जी पूछ रहे हैं। बौखलाए हुए तो पूरी भारतीय जनता पार्टी है। बार बार बौखलाहट की बात करने वाली अपने सारे सीनियर कैबिनेट रैंक के मंत्रियों को भेजती है हर राहुल गांधी की स्पीच के बाद या उनकी कम्युनिकेशन के बाद। उसी से स्पष्ट होता है बौखलाहट किसमें है। जब किसी तरीके का काम नहीं कर पाए हों अपने 2 साल के कार्यकाल में, और किसी तरीके के वादे पूरा करने में नाकाम रहे हों ऐसे प्रधानमंत्री जो देश को मिले हैं, उसका ये क्या जवाब देंगे? बौखलाहटपन तो इनके शब्दों से स्पष्ट होता जा रहा है, चाहे संबित पात्रा हो या हमारे सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर स्मृति ईरानी जैसी। संबित जी, आपने धोखा दिया है। जनता से जो वायदे किए आप लोगों ने वो पूरे नहीं किए। ये 15 लाख चाहिए, इनको आज चाहिए, और जिस प्रकार की बातें ये कहते हैं, ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे जो मुहावरा है वो बिल्कुल फिट बैठता है इनके ऊपर।
इन्होंने देश की तमाम तिजोरी पर सफाई अभियान चलाया। ये भी सफाई अभियान करते थे, जहां जहां तिजोरी था उसका सफाई अभियान कर देते थे। और जैसे ही हमारी सरकार बनी है, इनको तुरंत अगले दिन 15 लाख रुपया चाहिए। आप बताइए, काला धन जो देश से बाहर गया है, इन्हीं लोगों ने लिया है। ये सब कांग्रेस के लीडर्स ने काले धन लेके बाहर रखे हुए हैं और हिंदुस्तान का अच्छा बच्चा जानता है। और देखिए बेशर्मी इनकी, ये हमारे को भ्रष्टाचार के विषय में सिखा रहे हैं। खैर, मुझे लगता है जब हम शासन में हैं तो बड़े संयम के साथ मुस्कुराते हुए गरीब की भलाई करने में आगे बढ़ना चाहिए। जी उसको सीरियस प्रियंका जी, विचारधारा की जहां तक बात है, अभी राहुल जी ने ये कहा कि विचारधारा, आरएसएस की विचारधारा, इससे हम सहमत नहीं हैं और मोदी जी जिस तरह से कहते हैं वो ठीक है, विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन बार बार हर मंच से ये कहना देश के लिए खतरा, देश के लिए खतरा, ये क्या आप साबित करना चाहते हैं या सिर्फ एक चुनावी जुमला तक हम इसको देखें? क्यों इस तरह से बार बार किया जा रहा है? क्या ये देश की जनता ने, क्या ये जनादेश का अपमान नहीं है? नहीं, जनादेश का अपमान बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 34% देश की जनता जिसने वोट डाला है पूरे देश का पिक्चर नहीं दे सकती है। दूसरी बात रही, अगर हम कहते हैं देश के लिए खतरा है, तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं किस तरीके की विचारधारा डाली जा रही है, किस तरीके से वीर सावरकर जैसे जो हिंदुत्व जैसी आइडियोलॉजी प्रमोट करते हैं, आरएसएस जैसे संघ जो एम्बोल्डन होते हैं, और हम इतने सारे काम ऐसे देख रहे हैं जहाँ पे लोगों को चुप कराया जा रहा है, या तो उनकी कलम को चुप कराया जा रहा है या उनको मार गिराया जा रहा है, फिर भी एक चुप्पी दिख रही है सरकार में। और भारतीय जनता पार्टी के सारे ऐसे राज्य जिसमें वो सरकार बनाए हुए हैं, उसने उस पर चुप्पी बांधी है और किसी तरीके का कदम नहीं उठा रही है। उसी से स्पष्ट होता है कि इनका एजेंडा क्या है, क्योंकि अपना एजेंडा वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इकोनॉमी का बड़ी बेहतर इकोनॉमी का प्रॉमिस करने वाले प्रधानमंत्री क्योंकि विफल रहे हैं, नाकाम रहे हैं, वो ऐसे इस तरीके का एजेंडा देश में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको याद रहना चाहिए कि इस तरीके की आइडियोलॉजी पिछले 60 साल से देश की जनता नकारती आई है, मना करती आई है। पर अगर इकोनॉमी और डेवलपमेंट के नाम से आपने वोट मांगा है और उसको ना करते हुए आप इस तरीके की राजनीति करेंगे, तो आपको फिर से देश नकारेगी और फिर से देश की जनता आपको बाहर धकेलेगी। वही राहुल गांधी जी ने कहा है कि जितना हम वो अपने आप को कर रहे हैं, उतने तो विपक्ष वाले भी उनका नहीं कर पा रहे हैं। संबित जी, आप कुछ रिएक्ट करना चाहेंगे? देश के लिए खतरा है आप, क्या हम ये माने कि अभी तक आप विश्वास नहीं जगा पाए हैं? देखिए, देश के लिए कौन खतरा है ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। ये जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो किया गया सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर, उसकी फाइलें धीरे धीरे सामने आई हैं। बताइए, सुभाष चंद्र बोस जैसे इतने बड़े लीडर के साथ जिस प्रकार का दुर्व्यवहार कांग्रेस ने किया है, एक राष्ट्रवादी नेता के साथ जो किया है, वो कौन खतरा है मुझे बताने की आवश्यकता है। दूसरी चीज देखिए, जहां तक राहुल गांधी जी का सवाल है, उनका लिमिटेड वोकैबुलरी है। वो 4-5 शब्द सीख के आए हैं। एक सूट बूट सीखा है, धोती कुर्ता पजामा ये 5 शब्द उनके हैं। वो 5 शब्द सुबह से शाम तक बोलते रहते हैं। उनसे रिक्वेस्ट है कि दर्जीगिरी छोड़े और राजनीति करे, विजन के साथ राजनीति करे। ये रोज रोज एक गारमेंट अपने स्पीच में ऐड करने से कुछ नहीं होने वाला है। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए संबित जी, आपका भी, और प्रियंका जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए।